हेलो एवरीवन अगेन वापस आ चुका हूँ। मैं हूँ वरुण सिंह और आज की डेट में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको बताइए एफआरबीएम एक्ट से। सॉरी, ऊपर का जो एफआरबीएम है वो कट चुका है। तो आज हम एफआरबीएम के हम टारगेट्स और उसके एस्केप क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स हम काफ़ी कवर कर चुके हैं, थोड़ा बहुत हमारा पोर्शन बाकी है इकोनॉमिक्स का, तो हमारा इकोनॉमिक्स हमारा पूरा पूरा फिनिश हो जाएगा। ऑलरेडी 18 या 20 लेक्चर्स हम डाल चुके हैं। ऑलमोस्ट आपका यूपीएससी के लिए आपका पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से बाकी वीडियोस में दोबारा डालना चालू कर दूंगा, लेकिन वन बाय वन हमें सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो आज पहले एफआरबीएम एक्ट समझ लेते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली है क्या, देखो जो एफआरबीएम एक्ट है जो पास किया था वो कब पास हुआ था, वो हम सबको पता है 2003 में आया था। कब आया था? 2003 में। बेसिकली इसका मेन मोटिव था टू रिड्यूस फिजिकल डेफिशिएट। जो भी हमारे पास फिजिकल डेफिशिएट हो रहा है ईयरली बढ़ता जा रहा था। तो 1990s में आपको पता कितनी सिचुएशन खराब थी, तो उसी को देखते हुए पहले उस टाइम पे आया था। लेकिन जब ये पास कब हुआ? 2003 में। अब क्या होता था, जब भी यूनियन बजट आता था इंडिया में प्रेजेंट किया जाता था, एफआरबीएम को न्यूज़ में देखा जाता था बार बार। और आपने सुना भी होगा, ठीक है, कि हमारी जो गाइडलाइंस है, जो हमारे टारगेट्स है वो मैच ही नहीं कर रहे हैं, मैच ही नहीं हो रहे हैं इसके साथ में। तो एफआरबीएम एग्जैक्टली है क्या, सिग्निफिकेंट क्या है, और इंडियन इकोनॉमी में इसकी क्या एक्चुअल में ज़रूरत है, ये सारा कुछ आज हम एक्चुअली पढ़ेंगे। तो एक बार इसकी देखो फुल फॉर्म समझ लो एफआरबीएम की। एफआरबीएम बेसिकली क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। आपकी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं है, आपको मैनेज करना पड़ेगा अपना बजट, आपको कितना खर्च करना है कितना नहीं। ये सिंपल से लॉजिक है। अब हुआ क्या है, जब एफआरबीएम एक्ट आया, अब जब आया तो वो गवर्नमेंट के थ्रू वो आया 2003 में, ये सबको पता है। इंश्योर क्या था? फिजिकल डेफिशिएंट, फिजिकल डिसिप्लिन आपको इंश्योर करना था। जो अपने टारगेट जो आपने सेट करे थे, इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ फिजिकल डेफिसिट और एलिमिनेशन रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, इन दोनों को आपको मैच करना था ताकि आपकी चीज़ें खराब ना हो, एक कंट्री स्टेबल वे में चले। अब किसने क्या करा? इट्स कंसिडर वन ऑफ द मेजर लीगल स्टेप टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया। एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप था जो कि एफआरबीएम के थ्रू लिया गया था कि हाँ, इंडिया के लिए ये आगे चल के बहुत बहुत अच्छा साबित होगा। तो इसने एक टारगेट सेट किया 2008 तक। हालांकि वो हमारे अचीव नहीं हो पाए, उसे 2021-22 तक हमने एक्सटेंड किया। तो वो चल रहा है, वो अभी दोबारा हो चुके हैं, लेकिन पढ़ते हैं आराम से। वह वॉज द एफआरबीएम एक्ट इनेक्टेड। लेकिन हाँ, इतना एक्सटेंड करने के बाद भी वी आर अंडर कंट्रोल। दैट्स द मेन रीजन। 2003 के बाद में इसके आने की वजह से हम इंडिया जो था वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोथ कंट्री बन चुका था, ठीक है। अब क्या हुआ, इन इंडिया द बोरोइंग्स लेवल वर हाई इन 1990s एंड 2000s। ये सबको पता है, बिकॉज ऑफ हमारे पास एलपीजी एक्ट आया था और सब कुछ होने के बाद ये सब कुछ चलता रहा। क्या था, एंड इसकी वजह से क्या था, इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक थी, हाई फिजिकल डेफिशिएट था, रेवेन्यू डेफिशिएट था बहुत ज़्यादा, डेप्ट में हम फंसे पड़े थे, जीडीपी रेशियो हमारी कुछ चल नहीं रही थी, कुछ खास ऐसा कुछ तो खराब ही था। तो 2003 आता है, कंटिन्यूस गवर्नमेंट की बोरिंग्स और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए, हमारे घाटे को देखते हुए हम ये एक्ट लेके आते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी हेल्थ पे इसने इतना बढ़िया प्रभाव डाला ना, पूछो मत। अब जितने भी हमारा बोरोइंग्स थी वो हमने यूटिलाइज कर चुके थे, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट देना चालू कर चुके थे। हमारा पैसा तो बचा ही नहीं रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, बट नॉट फॉर प्रोडक्टिव पर्पज। दिस रिजल्टेड द इंटरेस्ट पेमेंट बिकमिंग द लार्ज एक्सपेंडिचर आइटम्स ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली मान के चलो कि उस टाइम पे हमारी 1 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी रही होगी या उससे कम रही होगी, तो उसमें से ना करके हमारा 30 to 40% जो था हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड इसमें जा रहा था, एक्सपेंडिचर इंटरेस्ट देने में। तो यानी कि आपकी सैलरी का 40% सिर्फ वहीं चला जाए जहां आपको सिर्फ ब्याज देने में चला जाए, तो आपके पास बचेगा क्या? तो ये मेन मोटिव ये निकला कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो 2003 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको लाने का सोचा। अब इंडिया क्या कर चुका था, डेप्ट ट्रैप में फंस चुका था, ठीक है। कुछ तो करना था, आपने आईएमएफ से लोन ले लिया 1990s में, आपने अपनी जो पॉलिसीज थी उसको बिल्कुल चेंज ही कर दिया, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब आपके पास पैसा भी चाहिए क्योंकि इतनी जल्दी इकोनॉमी बढ़ती नहीं है। एक इकोनॉमी बर्बाद होने के बाद ना करके उसे 20 से 30 साल लगते लगते हैं। हर कोई कंट्री जापान नहीं बन सकती कि बर्बाद होने के बाद तुरंत 10 साल के अंदर ऐसे खड़ी हो जाए, इतना पॉसिबल नहीं है। तो उस कंट्री के पास बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, बहुत अच्छे माइंड होने चाहिए, आपके पास जो पॉपुलेशन डिविडेंड है या फिर ठीक है डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके कुछ हो सकता है। आपके पास एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, तब कुछ ऐसा होता है कि हाँ चीज़ें कुछ ना कुछ बदलेगी। बट अगर आपके पास सब कुछ बर्बाद ही हुआ पड़ा है, आपके पास कुछ भी नहीं है ऐसा, आपके पास लैंड भी नहीं है इतना तगड़ा और आप फर्टाइल चीज़ें भी नहीं है आपके पास, तो आपकी कंट्री का ग्रो होना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
Many economists then warned the Indian government the condition is not sustainable. They advised legal steps to prevent India to fall into a debt trap. ठीक है, क्या किया? अब हमारे जो MPs है पार्लियामेंट्रियंस ऑफ इंडिया टू फेल दैट देयर शुड बी ए कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट। भाई साहब इनको ये लग रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इंडिया नॉट टू रिजोर्ट द हाई लेवल ऑफ बोरोइंग फंड इन एक्सपेंडिचर। और हो किसकी वजह से रहा था? इन जैसे बेवकूफ़ों की वजह से। क्योंकि ये लोग ये कहीं से भी गवार उठ के आते हैं और ये बोलते हैं कि इंडिया को इस चीज़ की नहीं, इसकी ये पॉलिसीज़ बताते हैं, इनको खुद उस पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पता होता। ये होते हैं हमारे पार्लियामेंट्रियंस। ठीक है, आज की डेट में हमारी इंडियन इकोनॉमी जिसके हाथ में है ना, ये मान के चलो कि सिर्फ चल रही है। एक अच्छा इकोनॉमिस्ट तब एक अच्छा इकोनॉमिस्ट कंट्रीज को बहुत अच्छे से संभालता है। बट आज की जो इकोनॉमी हमारी जिनके हाथ में है, जो हमारी इकोनॉमी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, भगवान भरोसे। Hence, in 2000, they introduced a bill bring responsibilities and discipline in matters of expenditure and debt. ये बिल लेके आई है। The bill was passed by the Indian Parliament in 2003 and came to know as physical responsibility budget management. देखो ढंग से अब देखो, सच्चाई बोलने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अब फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ बोलूँ या फिर किसी और को बोलूँ, दिस डजंट मीन, मैं बल्कि तारीफ करने के लिए ही बैठा हुआ हूँ। किसकी? मनमोहन सिंह जी की। 1990s में वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले भी वो बाकी उन्होंने चीज़ संभाली। ही इज़ द ओनली मैन फ्रॉम 1990s 2014 जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी ने इतनी तगड़ी रैपिड ग्रोथ पकड़ी, बिकॉज ऑफ हिम ओनली। एंड आज की डेट में ही जबकि हमारे पास जब हमारा करेंसी का चेंज हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे भी एंड कोविड के टाइम पे भी उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल होने वाला है। बट जो राइट ना जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया था। बट लेटर उनको मानना पड़ा। पता है हमारी इंडियन इकोनॉमी 2% पे आ चुकी थी, जहाँ हम 10% पे थे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, समझ जाया करो। समझदार इंसान है वो, उसने इतने 24 साल अप्रॉक्सीमेटली उसने कंट्री को चलाया, बेवकूफ़ नहीं है वो, समझो उसकी बात को। चलो, द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM Act 2003. Okay, the physical responsibility and budget management FM was passed India in the finance minister of India. उस टाइम पे कौन था? यशवंत सिन्हा इन दिसंबर। यशवंत सिन्हा जी लेके आए। बट लेके आने के टाइम पे इस टाइम पर यशवंत सिन्हा जी थे, लेकिन ठीक 2004 के अंदर हमारे पास जो PM बने वो कौन थे? मनमोहन सिंह। द प्रोविजन प्रोवाइड इन द इनिशियल वर्जन ऑफ द बिल वर टू ड्रास्टिक। बहुत कुछ था। आफ्टर मच डिस्कशन, काफ़ी कुछ होने के बाद में पास हो गया एक्ट एंड अप्लाई हो गया 5 जुलाई 2004 से इंडियन इकोनॉमी में। अब था क्या बेसिकली, इसमें करना क्या था हमें, ये समझ लो एक बारी। अब बेसिकली FRBM एक्ट का बेसिकली मेंटेन था बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। आप जितना पैसा आ रहा है और जितना खर्च करने वाले हो उसको मेंटेन करो। बेकार का फालतू का खर्चा मत करो, फालतू का खर्चा बर्बाद कर देगा। तो आपके घर में भी यही करना होता है, आपको सब कुछ करना होता है। करना क्या था देखो, इंटेंशन क्या था? फिजिकल डिसिप्लिन लाना, इफिशिएंट मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड डेब्ट को देखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखना। मैक्रो लेवल पे देखो, माइक्रो लेवल पे आप चीज़ों को जब जब आप टैकल करने की कोशिश करोगे ना, आपकी बाकी चीज़ें खराब हो जाएगी। आप सोचो कि हाँ मैं माइक्रो लेवल से बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को देखता हुआ चलूँ और फिर थोड़ा सा ऐसे करूँ, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आपको हमेशा मैक्रो लेवल पे चीज़ों को समझना पड़ेगा। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC और व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द SSC एनी एग्जाम, UPPCS, MPPCS और वट एवर, RPSC वट एवर, तो जब भी आपको आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से मत पढ़ो। यू शुड बी अवेयर अबाउट इट कि यहाँ पर जो मेन जो काम है वो मेंस का है, इंटरव्यू का भी नहीं है, मेंस का है। सिर्फ वो मेंस के जो एग्जाम्स है ना, वो आपको कहीं ना कहीं फंसाएंगे। तो यू शुड बी लाइक अवेयर कि हाँ मेरे को सिर्फ प्री तो क्रैक नहीं करना ना, मुझे ये भी करना है। तो आपका CSET और आपका प्री का पहला GS पेपर वो आपका मेन मोटिव नहीं है। मोटिव है आपका मेंस क्रैक करना। तो आपका मेंस क्रैक कब होगा? जब आपको मैक्रो लेवल पे, आपको थोड़ा बड़े लेवल पे सोचना चालू करना पड़ेगा। माइंड सेट आपको अपना ब्रॉड करना पड़ेगा। जब तक वो ब्रॉड नहीं होगा आपकी ये चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिजिकल एंड द मॉनेटरी पॉलिसी, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वहीं ट्रांसपेरेंसी इन द फिजिकल ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अचीविंग द बैलेंस बजट। ठीक है, आपने देखा होगा ना, काफ़ी जगह पे क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं, मैक्रो लेवल पे काम करती हैं या फिर ऐसे टैब कर देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे देखो। बहुत अच्छे अपने टारगेट्स को देखती हैं कि भैया मेरा टारगेट अचीव हो रहा है नहीं हो रहा, मेरा रेवेन्यू कहाँ जाएगा कहाँ। तो इस पर टैप करना बहुत ज़रूरी है। दैट इज द मेन रीज़न। ठीक है, हमारा 1990 से पहले हमारा फेल होने का देखो, हमारा पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 5 years प्लान चल रहा था और वो 2014 तक चलता रहा। ठीक है,
2017 तक चलता रहा, सॉरी। तो इतने लंबे तक हमारा चलता रहा, इतना सब कुछ होता रहा और हमने काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ भी पकड़ी। हमारा जो फिजिकल, जो हमारी जो चीज़ें खराब हुई रेवेन्यू में, बजट में, वो किसी और वजह से, वो हमारे करप्शन की वजह से खराब हुई है। बट स्टिल जब आप टैप करना चालू करते हो ना चीज़ों को, ये अचीव करना था, ये रह गया, अपना टारगेट सेट करे आपने, टारगेट सेट के बाद आप चीज़ों को अचीव कर रहे हो, दैट सीरियसली अमेजिंग। आप एक बार जब भी उसे करना कि आपने ये डिसाइड किया कि मुझे 1 घंटे के अंदर 30 पेज पढ़ने हैं, मुझे 2 घंटे में 30 पेज पढ़ने हैं, फिनिश इट। एंड देन आपके पास आपने 2.5 घंटे का टाइम सेट किया है, उस 30 पेजों को उस आधे घंटे के अंदर रिवाइज कर लो, ठीक है। दिस इज द बेसिकली टारगेट आपने डिसाइड किया। सो सेम लाइक दैट। अब ऑब्जेक्टिव क्या रहा बेसिकली, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एफआरबीएम एक्ट, मेंटेन क्या करना था, ट्रांसपेरेंसी लानी थी फिजिकल मैनेजमेंट में कंट्री के अंदर, मोर इक्विटेबल मैनेजेबल डिस्ट्रीब्यूशन लाना था, डेप्ट्स ओवर ईयर्स, ठीक है, डेप्ट्स को कम करना आपका, एम टू फिजिकल स्टेबिलिटी, ना ज़्यादा आपके पास कर्जा होना चाहिए, ना ही किसी को देना है ज़्यादा, ताकि आपको लंबे समय तक सर्वाइव करना पड़े। एडिशनली द एक्ट वाज एक्सपेक्ट टू गिव द नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मैनेजिंग इन्फ्लेशन। क्या होगा, मार्केट के अंदर पैसा खत्म या पैसा बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये दोनों का फर्क होता है। डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, जब पैसा मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत कम हो जाएगा, उसे डिफ्लेशन कहता है। इन्फ्लेशन जब ज़्यादा हो जाएगा, दोनों में उल्टा फर्क हो जाता है बस। एक टाइम पे आपको ब्याज दरें कम करनी पड़ती हैं, एक टाइम पे बढ़ानी पड़ती है पैसों के लिए, तो इतना करना होता है। क्या होगा देख लो, 4 फिजिकल इंडिकेटर थे, क्या क्या है, रेवेन्यू डेफिशिट परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इसको कम करना है, फिजिकल डेफिशिएट आपको देखना पड़ेगा जीडीपी का, टैक्स रेवेन्यू आपको बढ़ाना पड़ेगा, टोटल जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ है उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा कुछ आप करोगे इन दोनों को बैलेंस करते हुए। आपको टैक्स, जब टैक्स आपका बढ़ेगा, आउटस्टैंडिंग आपकी कम होगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। FRBM Act also provides the certain document to be tabled in the Parliament or to of India along with the budget. Annually target जो भी आपने डिसाइड करोगे, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता रहा था, आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये आपने पढ़ चुके हो, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट ये आप पढ़ चुके हो, ठीक। ये सारा कुछ हमने डिसाइड किया बजट के अंदर। अब हमारे टारगेट में क्या रहा, टारगेट देखो एक बार, टारगेट आपके लिए समझना जरूरी है, ठीक है। टारगेट क्या है वो देखो, रेवेन्यू डेफिशिएट का टारगेट क्या होगा, आपको रेवेन्यू जो डेफिशिएट है आपका बाय 31 मार्च 2019 मिनिमम एनुअल रिडक्शन होना चाहिए, आपको कंप्लीटली एलिमिनेट करना था बिल्कुल, यानी कि रेवेन्यू डेफिशिएट आपको जीरो करना था। लेकिन आपको ये पर ईयरली आपका 0.5% से आपका रिडक्शन होना चाहिए। मान के चलो 2004 के अंदर ये लेके आए हैं, तो 5 जुलाई को लागू किया, 2004 के अंदर लेके आए 2009 तक, यानी कि 5 साल के अंदर अगर ये आपको 5 करना है, यानी कि 2.5% भी अगर आपका रेवेन्यू डेफिशिएट है तो 0.5 से तो होना चाहिए भैया, मुझे नहीं पता। फिजिकल डेफिशिएट का टारगेट कितना करना था, शुड बी रिड्यूस 3% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। और मिनिमम कितना होना चाहिए, 0.3% बाय 31 मार्च 2009। कितना होना चाहिए, फिजिकल डेफिशिएट शुड बी रिड्यूस बाय 3 to 3% ऑफ जीडीपी, इससे ज़्यादा नहीं। कंटीजेंट लाइबिलिटीज आपकी, द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट टू गिव इंक्रीमेंटल गारंटीज एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 0.5% ऑफ जीडीपी एनी फाइनेंशियल ईयर ऑफ बिगनिंग 2004-5। तो ये आपकी जो आपकी लाइबिलिटीज होंगी या फिर इंक्रीमेंट जो भी कुछ होगा वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2005 के ईयर में, तो पहली बात 0.5% से। एडिशनल लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग एक्सटर्नल डेप्ट करंट एक्सचेंज रेट, ठीक है, should be reduced by 9% of the GDP by 2004-5. The minimum annual reduction should be 1% of the GDP. जो भी आपकी इसके अलावा जो आपकी लाइबिलिटीज बची हैं, जिसमें आपका जो डेप्ट है एक्सटर्नल उसको हटा के और करेंसी एक्सचेंज को हटा के ये आपका 9% होना, 9% से 9% होना चाहिए 2004-5 में, और ईयरली आपका 1% रिड्यूस होगा, ध्यान रखना। लेकिन आगे देखेंगे, RBI परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स सीज फ्रॉम 1 अप्रैल 2006 द इंडिकेट्स द गवर्नमेंट नॉट टू बोरो डायरेक्टली फ्रॉम द RBI। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने पढ़ा था, समझ में आ गया, ये बाद में हटा दिया था, अभी आगे पढ़ेंगे इसमें। तो ये हमारे ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमें समझने थे, तो ये हमने समझ लिए। आगे देखो, रेवेन्यू डेफिशिएट कितना करना था, 0.5% आपको गिराना 2009 से 2009 तक बिल्कुल जीरो करना था। फिजिकल डेफिशिएट 3% होना था 2009 से पहले, और 0.3% हमेशा हर साल आपका रिडक्शन होता है। कंटीजेंट जो लाइबिलिटी थी 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 2004-5 में। एडिशनल लाइबिलिटीज़ कितनी जाएगी, 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस साल के अंदर सॉरी, ओके। RBI का जो परचेज था ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो बंद कर दिया।
डिड द गवर्नमेंट अचीव कर पाएगी गवर्नमेंट टारगेट इसको? कुछ नहीं हुआ ऐसा। क्यों नहीं हुआ? 2008 के अंदर इंडिया में के अंदर क्या हो गया? क्राइसिस आ गए थे, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट, गवर्नमेंट हैड मैनेज टू कट द फिजिकल डेफिशिएट टू 2.7% ऑफ जीडीपी। द रेवेन्यू डेफिशिएट हमारे पास कितना था? 1.1%, जो कि रेवेन्यू डेफिशिएट हमें एलिमिनेट करना था, और फिजिकल डेफिशिएट हमें 3% पे लाना था ऑफ जीडीपी बाय 2007-8। हाउएवर द टारगेट्स वर नॉट मेट, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन इस फाइनेंशियल क्राइसिस में भी इंडिया खेल गया था बहुत तगड़ा, बिकॉज ऑफ द जो हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर वो मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने बहुत तगड़ा खेला। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस चल रहा था, ऑल ओवर वर्ल्ड सफर कर रहा था, बट इंडिया ने इस टाइम पर भी एक अच्छी ग्रोथ पकड़ी हुई थी। हाँ, फर्क जरूर पड़ा इंडिया को, बट इतना नहीं कि हम बिल्कुल बर्बाद ही हो जाते। हमारी पॉलिसीज पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ा, लेकिन इतना नहीं कि जैसे अमेरिका और बाकी कंट्रीज जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो परेशान हुए, इतना नहीं हुए हम। The government to infuse resources Indian economy physical stimulation to 2008, therefore physical target had to be postponed करने पड़े सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है। क्या हुआ? दोबारा से लेके आए, 4 साल के बाद हम दोबारा आते हैं, दोबारा खड़े होते हैं मेहनत करने के लिए कि अब टारगेट 2012 और 2015 के अंदर हमने अमेंडमेंट किया, और उसके बाद में दोबारा से एक न्यू कॉन्सेप्ट आया, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस। क्या आया? ERD, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट हमारे पास आया। द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट वाज आल्सो एडेड विया अमेंडमेंट ऑफ FRBM में, तो ये अलग से ऐड कर लिया। क्या हुआ? रेवेन्यू डेफिशिएट हमें 2015 तक बाय 2015 रिडक्शन शुड बी कंप्लीटली एलिमिनेट करना था। रिडक्शन सेम रहेगा 0.5%, पहले 2009 का था, 2015 हो गया। फिजिकल डेफिशिएट आपका 3% रिड्यूस करना था 2015 से, और 0.3% ईयरली आपका होना था। ये हो गया। हुआ क्या? क्या हुआ? 2015 में दोबारा से सेम काम किया हमने, दोबारा से आए, लेकिन हमने अचीव नहीं कर पाए। क्या होगा? FRBM एक्ट को दोबारा से अमेंड किया गया 2018 में। अब 2015 के बाद 2018 आया, 2018 तक हमें कंप्लीटली रेवेन्यू डेफिशिएट को जीरो करना था, प्लस 0.5% ईयरली आपका रिडक्शन करना जरूरी था। इस पर हमने दोबारा खेलना चालू किया। सेम फिजिकल डेफिशिएट 3% GDP 2018, और मिनिमम रिडक्शन करना था 0.3% ईयरली बेसिस पे, ये करना था। हुआ कुछ नहीं। गवर्नमेंट बिलीव द टारगेट वर टू रिगिड, बहुत ज़्यादा, यानी कि थोड़े से अचीव करना मुश्किल है। किसने बोला? NK सिंह ने। इनकी रिकमेंडेशन आई कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ऐसा हो नहीं रहा हमसे, कुछ तो करना पड़ेगा। NK सिंह आए। NK सिंह को कब लेके आया गया? जब गवर्नमेंट ही फेल होगी। गवर्नमेंट को लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो इकोनॉमिस्ट जो अब जो बैठे थे ना, वो बैठे थे चतुर, उनको समझ में नहीं आ रहा करना क्या। एक्चुअल में सही चीज़ है कि आप किसी को भी अगर कोई भी कुर्सी दे दोगे तो बेड़ा गर्द तो करेगा करेगा। एक कहावत है ना, एक वो सुनी होगी एक वो बच्चों को खिलौना और बाकी आपको बताए तो दे दोगे तो खेलेंगे, तो वही सारी चीज़ें तो इनको गवर्नमेंट दे दी, जिसको कुछ नहीं पता था, इनको खिलौने खेलने की उम्र में गवर्नमेंट दे दी, तो यही काम होना था। इन May 2016 द गवर्नमेंट सेटअप है NK सिंह कमेटी, उसने रिव्यू किया, NK सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी अपनी। फिजिकल डेफिसिट 3% ऑफ GDP ईयर अप टू 2020। अब ये हुआ कट इट टू 2.8% बाय 2021, 2.5% बाय 2023। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अब इसके ऊपर दोबारा से रिकमेंडेशन दे दी गई है। द कमेटी सजेस्टेड यूजिंग डेप्ट एज ए प्राइमरी टारगेट फॉर फिजिकल पॉलिसी। दिस रेशियो वॉज 70% इन 2017, ठीक है। आगे देखो, दीज आर द टारगेट सेट बाय NK सिंह। डेप्ट टू GDP रेशो, यानी कि GDP रेशो में जो हमारा डेप्ट है वो 60% ऑफ द टारगेट होना चाहिए। लिमिट फॉर द 40% सेंटर और 20% फॉर द स्टेट, ठीक है। इतना इनके पास डेप्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिशिएट आपका सेम शुड रिड्यूस बाय 0.8% बाय GDP 2023, हमें इतना करना है, ठीक है, इतने परसेंट पे आना है। मिनिमम एनुअल रिडक्शन होना चाहिए 0.5। अब हमने पूरा का पूरा कंप्लीटली एलिमिनेशन की स्ट्रेटजी नहीं अपनाई, हमने रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी रिड्यूस टू 0.8%, इतना होना चाहिए। फिजिकल का क्या हुआ? मैंने आपको बताया 2.5% बाय मार्च 2023, पहले 3% था, 2.5 हो गया, और सेम मेथड वही अपनाएंगे 0.3% ईयरली बेस पे, इतना होना चाहिए। अब लेटेस्ट क्या कहता है? 31 मार्च 2021 में दोबारा से सब कुछ आया। प्रोविजन क्या आया? फिजिकल डेफिसिट 3% ऑफ द GDP बाय 2023, डेप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट 40% होना चाहिए, और 20% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट GDP बाय 2024-25 एंड अमाउंट, इतना इन्होंने टारगेट बनाया।
The acts provide room for the deviation from the annual physical deficit target under certain conditions. तो एट द एंड देखो आपके पास कैलकुलेशन में क्या निकलेगा कि कहीं ना कहीं देखो कई बार आपके टारगेट अचीव नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पॉजिटिव थॉट लेके चलो, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि अचीव करना है आपकी चीजें, ये नहीं आप देखो गवर्नमेंट देखो 3 बिल्कुल इलिमिनेशन पे तो नहीं आ पाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो 1% पे 2% पे 0.8% का तो उसने दोबारा टारगेट सेट किया। आपका ये नहीं हो रहा है, कम से कम इतनी छलांग तो लगाओ ना, आप आसमान की सोच के छलांग लगाओ, किसी पेड़ पे तो अटक ही जाओगे एटलीस्ट, ठीक है, किसी ना किसी पेड़ पे अटकोगे तो ठीक है, शांति है, जिंदगी में शांति रहेगी एटलीस्ट, कि ये नहीं कम से कम ये तो हुआ। अब आपने पेड़ की सोच रखे गिरोगे जमीन पे, तो एटलीस्ट इतना तो गवर्नमेंट को भी पता था। तो कई बार नहीं होते हैं आपके 5 ईयर्स प्लान आपके अचीव नहीं होते हैं, बट स्टिल यू शुड बी लाइक करना तो है। स्कैप क्लॉज इन दी एफआरबीएम ऐप, इफ स्कैप क्लॉज के ऊपर देखो इसमें ना कैग ने डांट दिया था, देखो क्या है बताता हूँ। स्कैप क्लॉज एक बताता है कि मान के चलो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है इन केस के, एक टर्मिनोलॉजी है जो कि एन के सिंह लेके आया कि अरुण जेटली ने क्या करा, जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था वो 3% ऑफ जीडीपी था, एंड चूज 3.2% सिटिंग विद द एन के सिंह रिपोर्ट। यानी कि अगर आप इतना, अगर आपने 3% यूज ने आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो एटलीस्ट 3.2 पे पहुंच जाओ, कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा। ये था स्कैप क्लॉज, क्या रही इतना नहीं तो इतना कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा चल जाएगा। बट CAG pulled up the government for deferring the target which should be have been done through amending act। यानी कि अरुण जेटली भाई साहब ये सोच रहे थे कि मैं इतना नहीं तो इतना तो कर लूंगा, तुम्हारे घर का राज चल रहा है, कंट्री है यार, वो सोचे इज्जत तो करो, कंट्री है, तुम ये सोच रहे हो 3% नहीं तो 3.2, नहीं ऐसा नहीं चल सकता। तो इसे कैग ने बोला एक्ट के थ्रू आना चाहिए, ऐसे टाइम पास मत करो। 2018 द एफआरबीएम एक्ट वाज फर्दर अमेंडेड, स्पेसिफिक डिटेल वर अपडेटेड इन दी सबसेक्शन 2, और ऐसा ऐसा चलता रहा, और फिजिकल डेफिसिट टारगेट अप टू 50 पॉइंट बेसिस रिड्यूस किया गया 0.5% पे, 0.5% यानी 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5। अंडर एफआरबीएम इफ दिस कैप क्लॉज इज ट्रिगर्ड टू अलाउ द ब्रीच फिजिकल डेफिसिट टारगेट, आरबीआई इज देन अलाउड टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द प्राइमरी ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, थस फॉर्मलाइजिंग डेफिशिएट फाइनेंसिंग। ओके, डेफिशिएट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, मान के चलो कि अगर मान के गवर्नमेंट देखो ब्रीच करने का टारगेट, मतलब मैं बताता हूँ इस कैप क्लॉज क्या है, कि गवर्नमेंट को टारगेट दिया था 3% का, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है 3% यार हो नहीं रहा, 3.5 कर दें, इतना तो कर सकते हैं। तो वो कहता ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अब मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने पैसा चाहिए, तो उसने बोला आरबीआई को अलाउ कर देते हैं, आरबीआई हमारी सिक्योरिटीज खरीद लेगी, आरबीआई से पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, तो आरबीआई के पास क्या है, सिक्योरिटी है, तो अब पैसा आ गया तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे, हाँ भाई हमारा मैनेज हो गया, हमने 0.5% की हमने सिक्योरिटीज़ बेच दी, और सिक्योरिटीज़ के बदले हमारा पैसा आ गया, तो हमारा मैनेज है थोड़ा, इतना चल जाएगा। तो इस वजह से मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए ये सब किया जाता है। स्कैप क्लॉज कैन बी इन्वोक्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर फॉर्मल कंसल्टेशन एडवाइस ऑफ द फिजिकल काउंसिल, इवोक्ड हो सकता है विथ क्लियर कमिटमेंट टू रिटर्न द ओरिजिनल फिजिकल टारगेट इन द कमिंग फिजिकल ईयर। हाँ, 3.5 आपने 3 का टारगेट रखा था, 3.5 पे आ चुके हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इसी पे रहोगे, दोबारा लाना पड़ेगा उसको, ऐसा नहीं करते जाओगे कि 4.5 पे पहुंच जाओगे अगली बार, नहीं नहीं ऐसा नहीं। निर्मला सीतारमण यूज टू स्कैप क्लॉज अंडर एफआरबीएम एक्ट अलाउड द रिलैक्सेशन फॉर द टारगेट। हाँ, मुझे लगा था ये मैडम यही काम करेगी क्योंकि इसके बस की तो है नहीं। ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्टर रिवाइज द फिजिकल डेफिशिएट फाइनेंशियल ईयर 20 3.8% पैक द टारगेट 3.5%, 3.5% डिसाइड किया गया था, बट हुआ क्या 3.8 पे आके काम हो गया अपना। द एक्ट एग्जाम्प्टेड द गवर्नमेंट फ्रॉम फॉलोइंग गाइडलाइंस इन केस ऑफ वॉर इन कैलामिटी। हाँ ठीक है, अगर कोई सिचुएशन आ जाती है, युद्ध छिड़ जाता है, वैसे पाकिस्तान के साथ में सिचुएशन बनी थी, चाइना के साथ में बनी थी, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत आपको कंसेशन दे दिया जाएगा। अब इसे एक बार देख लो कि फिजिकल डेफिशिएट एंड रेवेन्यू डेफिशिएट कितना, देखो 2019-20 के अंदर आपका रिवाइज्ड है, ठीक है, एस्टिमेट किया गया है 3.5, प्रोजेक्शन कितना है आपका ये देख लो, 3.8, 3.5, 2.4, 2.7, ये यानी कि स्कैप क्लॉज है, ये बेसिकली आपका बजट एस्टिमेट इतना लगाया गया था, आपको रिवाइज करना था इतना, इतना ये आपका रिवाइज था, उसके बाद में आपको इतना माना किया गया था कि हाँ भाई इतना रहेगा, फिर बाद में थोड़ा बहुत इसे बढ़ा चढ़ा सकते हैं, तो इस तरीके से चलता रहा। तो फिजिकल डेफिशिएट कितना रहा, रेवेन्यू, प्राइमरी डेफिशिएट, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ऐसे ऐसे। फिजिकल डेफिशिएट इंडियन बजट में 3.5 था, रेवेन्यू डेफिशिएट 2.7 था। ईआरडी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट एज पर द इंडियन इकोनॉमी वाज एस्टिमेटेड 1.8% ऑफ द जीडीपी, टैक्स जीडीपी रेशियो 10.8%,
डेप्ट रेशियो 50.1%, इसको 60% ही रखा गया था सेंट्रल का और उसका, सेंट्रल का और स्टेट का, 40 फॉर द सेंट्रल 20 फॉर द स्टेट, बट डेप्ट टू जीडीपी रेशियो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50.1% था, तो ऐसा नहीं होना था, ये बढ़ गया अपना, इसमें अपना नुकसान चला गया। वॉट इफ देर इज नो फिजिकल डिसिप्लिन, देखो एंड ऑफ द डे में एक जो कि निकल के आएगा बर्बाद। अगर कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट कुछ भी स्पेंड करेगी अपनी मर्जी से, country just like a house, if expenditure is too much, if there is no revenue balance, high expenditure, country will eventually fall into a debt trap like Sri Lanka, like Pakistan, ठीक है, एंड भूटान में भी आई गया था, नेपाल, ये ऐसी ऐसी कंट्री हैं जो फंसेंगी। अभी अफ्रीका की कुछ और कंट्री हैं जो कि आने वाली हैं, जो कि चाइना के पल्ले में जाने की कोशिश करती हैं, मरेंगे किसी। तो कंक्लूजन में क्या निकलेगा, देखो FRBM एक्ट एक अच्छा एक्ट था के लॉन्ग टर्म के जो टारगेट थे मैक्रो इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए, वाइल जनरेटिंग बजट और सरप्लस, इन सब के लिए बहुत सही टारगेट एक तरीके से निकाल के लेके आया। हमने काफ़ी बार इसे अमेंड किया, काफ़ी कुछ किया, बट एट द एंड हमारे पास क्या बचता है कि चीज़ों को मेंटेन करना कहीं ना कहीं पड़ेगा। देखो जब आप फेल हो रहे हो ना, आपको कुछ ना कुछ तो मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल राह से ही भटक जाओ। फेल हो रहे हो दैट नॉट मीन्स ना कि आप छोड़ ही दो, एटलीस्ट कुछ थोड़ा डिफरेंट सा ट्राई करो, दोबारा से अपने ट्रैक पे वापस आओ, थोड़ा कम करो टारगेट को, लेकिन थोड़ा सा और कुछ ना कुछ करो। ओके, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। तो आज के लिए देखो इतना ही है, दोबारा से हम आएंगे इसके एक नेक्स्ट लेक्चर में, नॉट FRBM बट इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट, कुछ पॉइंट्स कुछ लेक्चर्स हमारे पास बचे हैं, वो फिनिश करते हैं। इकोनॉमिक्स का पूरा लेक्चर खत्म, सारा कुछ खत्म, UPSC के एग्जाम में फोड़ दो फाड़ दो, जो करना है वो करो, मैं डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ आपका इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, मिलते हैं दोबारा, लाइक और सब्सक्राइब कर देना और ढंग से पढ़ो यार। प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे 10-20 साल के सारे निपटा डालो, और बहुत ध्यान से करो, एलिमिनेशन मेथड अपने अच्छे से अपनाओ, मैपिंग बहुत ध्यान से करो, कुछ नहीं आ रहा पेपर में, प्री आपका बहुत इजी रहेगा। 100 नंबर लाना, 110 नंबर लाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मारो। चलो बाय बाय आज के लिए, राम राम, धन्यवाद, कर जरूर देना सब्सक्राइब। ओके।